सेठ धनीराम के पास अपने नाम के अनुरूप अपार दौलत थी। नगद पैसे और बैंक बैलेंस की तो कोई गिनती ही नहीं थी। हालांकि उन्होंने कुछ संपत्ति अपने बेटों के नाम पर कर दी थी ताकि आयकर बचाया जा सके, लेकिन यह भी सत्य था कि कई करोड़ की दौलत उन्होंने अपने पास ही दबाकर रखी हुई थी। धनीराम के 3 बेटे थे और सब के सब बाल बच्चों वाले थे। पोते पोतियां भी जवान हो चुके थे। 75 वर्ष की उम्र में उनका शरीर भी काफी दुबला और कमजोर हो गया। इस उम्र में काम तो वह नहीं कर पाते थे, इसलिए व्यापार चलाने का काम उन्होंने अपने बेटों को ही सौंप रखा था। घर पर रहते हुए भी अधिकतर या तो आराम करते या फिर थोड़ा बहुत टहल लेते। हालांकि शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया था, परंतु इस उम्र में भी उनकी आवाज एकदम बुलंद थी। बीमारियों से ग्रस्त हो चुके थे, परंतु आज तक उन्होंने अपनी जायदाद का बंटवारा नहीं किया था। बेटों के कहने पर उनकी पत्नी प्रभा देवी ने कई बार जायदाद का बंटवारा करने के लिए उनसे कहा, लेकिन वह नहीं माने। इसके पीछे भी एक कारण था। उनके 3 बेटे ने उनका व्यापार संभाल रखा था। यदि वह बंटवारा कर देते तो उनके बेटे साथ मिलजुल कर व्यापार संभालना तो दूर, एक दूसरे का चेहरा तक ना देखे। यही सब सोच विचार कर उन्होंने संपत्ति के बंटवारे से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया था। कभी बच्चे बंटवारे की बात करने बैठते तो धनीराम एकदम भड़क पड़ते और कड़कती आवाज में उन्हें डांट लगा देते हैं। बेटों का मुंह वहीं बंद हो जाता, लेकिन पीठ पीछे 3 बेटे अपने पिता को जमकर कोसते। क्या पिताजी मरने के बाद यह सारी धन दौलत अपने साथ लेकर जाएंगे? अपने जीते जी बंटवारा कर दे तो ठीक है, नहीं तो आपस में लड़ाई होना तय है। 2 वर्ष और बीते और धनीराम ज्यादा बीमार रहने लगे। एक दिन आया जब उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। 6 महीने में न जाने कितनी बार अस्पताल में एडमिट करवाए गए और कितनी बार घर लौटे। आखिरकार एक दिन बीमारियों के चलते वह हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। बेचारी प्रभा देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धनीराम की मृत्यु पर उनके सभी बेटे बहू एकत्रित हुए। वैसे तो 6 महीने से वह भी इसी ताक में थे कि कब उनके पिता का काम तमाम हो और कब संपत्ति के बंटवारे की बात की जाए। रात के 8 बजे जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उस समय उनकी पत्नी परवाह देवी उनके साथ थी। रात्रि के समय उनके मृत शरीर को घर लेकर आया गया और सभी रिश्तेदारों को संदेश भिजवा दिया गया कि अंतिम संस्कार अगले दिन 11 बजे किया जाएगा। धनीराम के 2 बेटे पंकज और प्रवीण उस समय घर पर थे, जबकि तीसरा बेटा प्रेम व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। जैसे ही उसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने कहा कि अंतिम संस्कार उसके आने के बाद ही किया जाए। उसने अगले दिन सुबह सुबह ही फ्लाइट पकड़ी और 10 बजे वह घर पहुंच गया। पिता की मृत्यु के पास झूठे आंसू बहाते पंकज और प्रवीण ने अपने तीसरे भाई प्रेम से कहा, पिताजी के अंतिम दर्शन कर लो, उसके बाद पिताजी के दर्शन फिर कभी नहीं होंगे। ऐसा कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगे। तभी प्रेम अपने पिता के मृत शरीर पर एक नजर डालते हुए बोला, भैया दर्शन तो हो चुके हैं, अब जरा अपनी संपत्ति के कागज भी देख लिए जाए। अरे प्रेम, पहले दाह संस्कार कर लेते हैं, उसके पश्चात आराम से बैठकर सारा बंटवारा करेंगे। हम लोग कहाँ भागे जा रहे हैं? सबकी आपसी सहमति से ही बंटवारा होगा, पंकज ने कहा। तो प्रवीण ने भी इस बात में सहमति जताई, जबकि प्रेम सहमत नहीं हुआ। अरे भैया, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? अंतिम संस्कार कुछ देर बाद भी हो जाएगा और कौन सा लाश सड़ी गली जा रही है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मेरे हिस्से कितनी दौलत आएगी? तो पंकज बोला, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे हम 3 भाई हैं, तो संपत्ति के 3 बराबर के हिस्से होंगे। इतना सुनते ही प्रेम आग बबूला हो गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा, व्यापार संभालने का सारा काम मैं करता हूँ, हमेशा टूर पर रहता हूँ, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर। और तुम दोनों क्या करते हो? कुर्सी पर बैठकर आराम फरमाते हो और किताबें ही तो काली करते हो, प्रेम बोला। अपने छोटे भाई की यह बात सुनकर पंकज भी गुस्से में आ गया और बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अलग अलग टैक्स को बारीकी से देखता हूँ। इनकम टैक्स, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी कैसे बचानी है, यह सब मुझे पता है। और मैं यह सब ना देखूं तो सारी आमदनी उसी में निकल जाए। मेरा काम सबसे मुश्किल काम है,
इस हिसाब से तो मुझे ज्यादा दौलत मिलनी चाहिए। इतनी बात सुनते ही प्रवीण भी बीच में कूद पड़ा और बोला, अच्छा, और अगर मैं फैक्ट्री का काम ना देखता तो क्या तुम लोग व्यापार में इतनी संपत्ति बना पाते? इस हिसाब से तो मुझे सबसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अब तो तीनों ने ही यह घोषणा कर दी कि सबसे पहले संपत्ति का बंटवारा होगा, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रभा देवी गमगीन हुई अपने पति के लाश के पास बैठी हुई थी। उनकी हालत देखकर प्रभा देवी के बड़े भाई किशन लाल जी बोले, अरे नालायको, अपने पिता का दाह संस्कार तो कर लो। सबको जायदाद में अपने हिस्से की पड़ी है। अपने पिता की मृत्यु, शरीर के अंतिम संस्कार के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। यह झगड़ा तो समाप्त होता नहीं दिखता। लेकिन तुम्हारे इस झगड़े से तुम्हारी माँ पर क्या बीत रही होगी, यह किसी ने सोचा है? किसी ने उसकी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की कि वह क्या चाहती है? तभी प्रवीण बोला, अरे मामा जी, इस बारे में माँ से क्या पूछना, माँ ने क्या कहना है। उन्हें तो हम जैसा कहेंगे वह वैसा मान जाएगी और अंतिम संस्कार आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। पहले हमें एक फैसले पर पहुंचने दीजिए। लेकिन बेटा, सबसे पहले जो काम जरूरी है उसे किया जाना चाहिए। पिता का विधि विधान से अंतिम संस्कार करना पुत्र का कर्तव्य है। पहले अपना फर्ज पूरा करो, उसके बाद हक के लिए लड़ना। अपने माँ की इतनी बात सुनते ही प्रेम जोरदार आवाज में बोला, सब लोग कान खोलकर सुन लो। संपत्ति का बंटवारा तो आज ही बल्कि अभी होकर रहेगा। एक बार अंतिम संस्कार कर दिया तो फिर किसी के दिमाग का क्या मालूम कहाँ फिर जाए। मुझे तो अपने हिसाब से संपत्ति का बंटवारा चाहिए और वह बंटवारा में ही करूंगा। प्रेम की बातें सुनकर घर में जैसे हंगामा सा खड़ा हो गया। इस दौरान प्रभा देवी उठकर अपने कमरे में चली गई और अपने भाई को अंदर बुलाकर उसने कुछ बात करने लगी। इधर बात इतनी बढ़ गई कि अब तो तीनों बेटे आपस में लड़ने मरने तक को तैयार हो गए। तीनों भाइयों ने अपने अपने वकीलों को बुलाया और स्वर्गीय धनीराम जी का घर साक्षात दंगल का मैदान बन गया। इस दौरान किसी को नहीं पता था कि उनकी माँ कहाँ है, किस हालत में है और वह क्या चाहती है। इधर आरती को शमशान ले जाने में देर होते देख वही एकत्रित हुए। उनके कुछ रिश्तेदार चिंता में पड़ गए, लेकिन बेटे और बहुएं अभी तक आपस में उलझे हुए थे। बंटवारे की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई। तभी एक गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी और कुछ लोग धनीराम जी की डेड बॉडी को उठाकर ले जाने लगे। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। अरे कौन है आप लोग और कहाँ लेकर जा रहे हैं पिताजी के मृत शरीर को? प्रेम बोला। तो इस समय किशन लाल जी अपनी बहन के कमरे से बाहर आए और बोले, खबरदार, कोई नहीं रोकेगा। यह सरकारी अस्पताल के कर्मचारी हैं। इन्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। यह सुनकर तीनों भाई अपने माँ की ओर हैरानी से देखने लगे तो किशन लाल जी बोले, इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तुम लोगों ने अपना फर्ज नहीं समझा तो तुम्हारी माँ ने अपने पति के मृत शरीर को अस्पताल को दान में देने का फैसला कर दिया है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम जैसी नालायक औलाद के हाथों अंतिम संस्कार हो। और तो और जिस धन और दौलत के लिए तुम लोगों ने अपनी सारी लाज शर्म बेच खाई है, उस दौलत का फैसला भी तुम्हारी माँ कर चुकी है। इतना सुनते ही तीनों बेटों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। तीनों अपनी पत्नियों के साथ तुरंत दौड़े दौड़े अपनी माँ के कमरे में आए। माँ, हमसे पूछे बिना अपने पिताजी के मृत शरीर को अस्पताल में दान देने का फैसला कैसे कर लिया? पंकज ने गुस्से से कहा। तो प्रेम भी आग बबूला होते हुए बोला, और सारे धन दौलत के बारे में भी आपने ही फैसला कर लिया। हमें भी तो बताइए, आखिर करना क्या चाहती हैं आप? बेटे बोलते जा रहे थे, जबकि उनकी माँ बिना पलक झपके छत की ओर की देखती जा रही थी। तभी बड़े बेटे पंकज को कुछ शक हुआ। माँ को हैरानी से देखता हुआ जैसे ही वह अपनी माँ के नजदीक गया और उन्हें हिलाया, तो इस समय उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। प्रभा देवी भी इस क्रूर दुनिया से सदा के लिए रुखसत हो गई। यह देख तीनों बेटे और बहुएं आश्चर्यचकित रह गए। इस समय पंकज की नजर माँ के पास रखे कागज पर गई, जिस पर प्रभा देवी ने अपने हाथों से कुछ लिखा हुआ था। पंकज ने पत्र पढ़ना आरंभ किया। अपने जिन बेटों के लिए एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी और दिन रात एक करते हुए जी तोड़ मेहनत करके धन दौलत इकट्ठा की, आज इस पिता की लाश
घर के आंगन में पड़ी हुई अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। इससे ज्यादा लानत की बात तुम लोगों के लिए और क्या हो सकती है? तुम लोगों को इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हुए मैं और तुम्हारे पिताजी ने कभी भी नहीं सोचा था कि आगे चलकर तुम हम लोगों का यह हास्य करोगे। अच्छा ही हुआ जो तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया। मैं प्रभा देवी आज तुम लोगों से तुम्हारे माता पिता के अंतिम संस्कार का हक छीनती हूँ। तुम जैसे लालची और नालायक औलाद के हाथों अंतिम संस्कार से अच्छा है कि यह शरीर किसी के काम आ जाए और मरते मरते भी किसी को जीवन दान दे जाए। और हाँ, जिस दौलत के लिए तुम लोगों ने अपने पिता की लाश के सामने इतना हंगामा किया, उस पर कानूनी अब मेरा हक था और अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए वह दौलत मैं इस शहर के सभी वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम में दान कर दी है। आज सारा पैसा मेरे और तुम्हारे पिताजी के जॉइंट बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हो चुका है और दान दिया जा चुका है। पत्र पढ़कर तीनों बेटे और बहुएं की आंखें फटी की फटी रह गई। सब के सब जमीन पर बैठकर अपना सिर पकड़कर रोने लगे। थोड़ी ही देर में अस्पताल से एक अन्य एम्बुलेंस आई और प्रवाह देवी के मृत शरीर को भी अस्पताल ले गई।